हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटशेड 6 का जो एग्ज़ाम है वो आज कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, नोटशेड 6 का एग्ज़ाम वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जा चुका है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, सर इसके पेपर सॉल्यूशंस करवा दीजिए, यानी कि जितने संभव हो सके, जितने ज़्यादा संभव हो सके हमें सॉल्यूशन दे दीजिए जिससे हमें पता लग सके। तो आपको इस वीडियो के अंदर नर्सिंग के जो क्वेश्चन थे उनके यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलने वाले हैं। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपके रहने वाले हैं मेमोरी बेस यहाँ पर सॉल्यूशंस आपका दिया जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे सभी साथियों ने बताया है कि इतने इतने ये क्वेश्चन आए थे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन वीडियो है वो तैयार की गई है। मेमोरी बेस आपका यहाँ पर सॉल्यूशन रहने वाला है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बता दो, बिल्कुल सटीक आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सॉल्यूशंस रहेगा, यानी कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ सभी मेरे फ्रेंड सर्कल के जो साथी हैं, तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल के साथी हैं, उन सबके अंदर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो नोटशेड 6 के अंदर जो मिलान है वो बहुत ही जरूरी है। सभी को पता चल जाएगा कि लगभग कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, नॉर्मल कंप्रेशन एंड द वेंटिलेशन रेशो, यानी कि यहाँ पर आपका सीपीआर की तरफ से क्वेश्चन दिया गया था कि नॉर्मल कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशो यहाँ पर कितना होता है। और आपके जो यहाँ पर ऑप्शन थे 30:2, 15:2, 2:30, 15:1। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाने वाला है वो जाएगा 30:2। ठीक है, 30:2 आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। इसमें देख लीजिए, व्हेन टू यूज ए कार्डियो कोरग्राफी, तो यानी जब हम कार्डियो टोकोग्राफी अगर हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम आपकी फिटल जो हार्ट रेट है, ठीक है, यानी कि फिटल हार्ट रेट आपकी क्या दर्शाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाया गया है। तो फिटल हार्ट रेट क्या है, अर्ली डिक्लेरेशंस होता है, लेट डिक्लेरेशंस होता है, या वेरिएबल डिक्लेरेशंस होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो आंसर जाने वाला है कार्डियो टोकोग्राफी के टाइम, तो फिटल हार्ट रेट आपकी अर्ली डिक्लेरेशंस होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा अर्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, आप सभी साथियों से एक निवेदन रहेगा कि आप भी अपना जो आंसर है वो बिल्कुल आप कमेंट के अंदर कमेंट करते हैं रेगुलर। आप सभी की मैं कमेंट यहाँ पर साथ के साथ लाइव के टाइम देख रहा हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट करके जाते रहें। सभी की कमेंट यहाँ पर रेगुलरली मैं वॉच करता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द नेजोफ्रेंजियल एयरवे, यानी कि नेजोफ्रेंजियल एयरवे में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहाँ का, यानी किस सिचुएशन के अंदर आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है नेजोफ्रेंजियल एयरवे। इसमें सबसे पहला है स्कल बेस फ्रैक्चर, सेडेटिव पेशेंट अनकॉन्शियस, यानी कि जब किसी पेशेंट का अगर स्कल फ्रैक्चर हो रहा है, या फिर सेडेटिव पेशेंट है, यानी कि उसको कोई दवाइयाँ चल रही हैं, सेडेटिव है यानी कि उनको कोई चीज़ का पता नहीं है, सुन टाइप का पेशेंट है, अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश टाइप का पेशेंट है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, सेडेटिव के अंदर लगा सकते हैं, अनकॉन्शियस के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन स्कल अगर फ्रैक्चर है, ठीक है, अगर स्कल बेस अगर फ्रैक्चर है तो वहाँ पर उस पेशेंट को आप नहीं लगा सकते नेजोफ्रेंजियल। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा स्कल बेस फ्रैक्चर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाई फ्लो ऑफ द वेंटिलेशन, यानी कि हाई फ्लो वेंटिलेशन के टाइम कॉम्प्लिकेशंस क्या होने वाला है, यानी कि जब कोई पेशेंट वेंटिलेशन पर होता है और हाई फ्लो आप उसे दे रहे हो तो उस टाइम उसका जो कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको लगभग यही आपके रहने वाले ऑप्शन थे, एस्पायरेशन, ठीक है, एस्पायरेशन था, या फिर न्यूमोथेरैक्स था, या फिर डायफ्राम हर्निया था। इसमें आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है। ठीक है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा न्यूमोथेरैक्स। ठीक है, यानी कि न्यूमोथेरैक्स आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। तो इसमें जो हाई फ्लो अगर आप वेंटिलेशन दे रहे हो तो उस टाइम में न्यूमोथेरैक्स के चांस आपके पूरे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये इमेज, इस टाइप की कुछ इमेज दी गई थी, आइडेंटिफाई द FiO2 रेशो या FiO2 जो परसेंटेज है वो क्या है। तो इस टाइप की इमेज दी गई थी, तो काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूजन्स में यहाँ चल रहे थे, लेकिन मैं आपको यानी कि इस इमेज के आधार पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देख लीजिए, आपको रेड कलर दिख रहा है। ठीक है, रेड कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो रेड कलर के अंदर FiO2 का जो क्या आपकी परसेंटेज आपकी रहती है, तो इसमें बता दो आपके ऑप्शन थे 40, 30, 60, 25। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, यहाँ पर रेड है तो इसका करेक्ट आंसर आपका 40 जाएगा। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका 14%। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, ए पेशेंट यानी एक पेशेंट है, कैल्शियम लेवल
7 mg/dl है, ठीक है। यानी कि एक पेशेंट है जिसका कैल्शियम लेवल 7 mg/dl। तो आइडेंटिफाई द ईसीजी, यानी कि ईसीजी उसकी आइडेंटिफाई करोगे उसके अंदर क्या चेंज आएंगे। यानी कि एक कैंडिडेट हाइपो कैल्सीमिया वाला कैंडिडेट है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया वाला कैंडिडेट है। तो उसकी आपको ईसीजी क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो ईसीजी में आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, टी वेव इन्वर्जेंस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडेंस, टी वेव प्रोमिनेंट, यू वेव पैक्ड। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका जाने वाला है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडन। तो जिन भी साथियों ने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडन किया है उनका यहाँ पर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। सभी साथी से निवेदन रहेगा सब्सक्राइब चैनल को आप जरूर करते जाएं, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अपना जो आंसर है, यानी कि आपका जो आंसर है उसका भी आप नीचे जो है वो आंसर देते रहें। आप सभी को रेगुलरली मैं ये वॉच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ड्यूरिंग द सक्शन पेशेंट, यानी कि एक पेशेंट है वो सक्शन कराया जाता है उसको, तो एक्सपीरियंस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, यानी कि जब पेशेंट को सक्शन करते हैं उस टाइम उसको रेस्पिरेट यानी कि सांस लेने में आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो फर्स्ट जो नर्सिंग एक्शन है वो आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, इमीडिएटली रिमूव द कैथेटर, यानी कि कैथेटर अगर आप मान लीजिए सक्शन करा रहे हैं तो उसको कैथेटर को तुरंत रिमूव करेंगे, या फिर सक्शन फास्टली इन 5 सेकंड, यानी कि सक्शन को फास्ट कर देंगे 5 सेकंड के अंदर, और 5 सेकंड के अंदर कराकर उसको रिमूव कर देंगे, या फिर कॉल द सीनियर नर्स, यानी कि सीनियर नर्स को कॉल करेंगे, या फिर डॉक्टर इमीडिएटली, यानी डॉक्टर कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, नर्स को कॉल करेगी, नर्स टाइम लगा देगी आने में, डॉक्टर को कॉल करोगे डॉक्टर भी टाइम लगा देगी। इतने में हो सकता है पेशेंट को कुछ भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, अगर इस सिचुएशन आती है पेशेंट को आप सक्शन दे रहे हो, अगर उसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर अगर कोई इशू आ रहा है, यानी कि सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहला जो आपका नर्सिंग एक्शन रहेगा वो रहेगा उसके कैथेटर को तुरंत रिमूव कर दो, ठीक है। कैथेटर को तुरंत रिमूव कर दो, उसके बाद आप डॉक्टर को कॉल करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इमीडिएटली द रिमूव कैथेटर। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इन द हाइपोनेट्रीमिया अर्लीस्ट सिम्टम, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया का, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कि हाइपोनेट्रीमिया का अर्लीस्ट जो आपका सिम्टम्स है वो आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर फटीग, अटैक्सिया, थ्रस्ट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रस्ट आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया का फर्स्ट साइन आपका रहेगा। उसके बाद में देख लीजिए, हाइपोकैल्सीमिया का जो अर्लीस्ट साइन है वो आपका क्या रहने वाला है। तो हाइपोकैल्सीमिया का अर्लीस्ट साइन रहेगा आपका ट्विस्टिंग, नेगेटिव और वीकनेस। तो इसका ट्विस्टिंग आपका क्या रहेगा, हाइपोकैल्सीमिया का अर्लीस्ट साइन रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पेशेंट है विद जिसकी बीपी 120/66 है, पल्स उसकी 88 है, SpO2 उसका 99 है, RR उसकी 23, यानी कि रेस्पिरेशन रेट उसकी 23 है। तो उसके क्या उसके अंदर यानी कि ट्रायल सिस्टम उसका क्या रहेगा, ठीक है। तो उसमें देख लीजिए रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ग्रीन, ठीक है। ग्रीन इसका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर 104 है, बीपी 140/90 है, RR उसका 28 है, ठीक है, और उसका पेन स्केल 5 है। तो प्रायोरिटी क्या रखोगे, यानी कि आप प्रायोरिटी क्या रखोगे, टेम्परेचर की प्रायोरिटी रखोगे या बीपी की या फिर रेस्पिरेशन रेट की या पेन स्केल की। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर टेम्परेचर जिसमें आता है, यानी कि अगर प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर टेम्परेचर आता है तो सबसे जो मेन प्रायोरिटी रहती है वो रहती है टेम्परेचर। तो पहले क्या करो, आप उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करो, उसके बाद में उसका आगे की प्रोसेस करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रायोरिटी रखनी है आपको टेम्परेचर को। इसी से रिलेटेड एक सवाल और था, यहाँ पर देख लीजिएगा, पेशेंट का 103 यहाँ पर फ़ारेनहाइट क्या है, टेम्परेचर है, HR उसकी 110 है, RR उसका 23 है, बीपी उसकी 132/66 है। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, वाइटल फर्स्ट एक्शन की प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो इसके अंदर भी आपको पेशेंट को टेम्परेचर पर ही प्रायोरिटी आपकी रखनी है। उसके बाद में देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ABC विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन, यानी कि ABC के अनुसार जो इम्प्रॉपर जो कार्डियक सर्कुलेशन है उसमें क्या हो सकता है, यानी कि क्या उसके अंदर दिखाई देता है। फॉलोइंग डिस्क्राइब क्या करता है वो चीज़, इसके अंदर हाइपोटेंशन करता है, वीकनेस करता है, या फिर ब्रेडिकार्डिया करता है, या फिर कुछ कैंडिडेट मेरे साथी बता रहे थे वीकनेस किसी डिमेंस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा वीकनेस। वीकनेस का क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा,
ड्यूरिंग द आईवी विच ड्रग कोज द एक्स्ट्रा वेसिसंस एंड द डैमेज द साइड, कि आईवी के दौरान कौन सी ड्रग है जो अत्यधिक क्या करती है, साइट को डैमेज करती है और एक्स्ट्रा वेसिसंस करती है। तो इसमें जो डाइजिपाम दे रखा था, एपिनेफ्रिन दे रखा था, तो फेनिटोइन दे रखा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेनिटोइन। फेनिटोइन्स क्या करती है, ज़्यादा डैमेज करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ट्रांसल्यूमिनेसेंस प्रोसीजर्स डन, यानी कि जो ट्रांसल्यूमिनेसेंस जो प्रोसीजर है वो कब डन की जाती है, वैन पंक्चर के अंदर, एंजियोग्राफी, लंबर पंक्चर या ब्लड कल्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजियोग्राफी, यानी कि जो मेरे प्यारे साथी एंजियोग्राफी करके आए थे उनका आंसर करेक्ट रहने वाला है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर करते रहें, साथ ही साथ आपको अपने जो आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। ठीक है, ये तो सवाल ऊपर हो गया ट्रांसल्यूमिनेसेंस के लिए। एंजियोग्राफिस का क्या रहने वाला है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, एक 3 ईयर चाइल्ड है तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि एक 3 ईयर बच्चे को जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो क्या रहती है। ठीक है, इसमें आंसर थे बनाना मैश्ड, दाल वाटर, फ्रूट जूस, बॉइल्ड सॉफ्ट कैरेट। तो आप बॉइल्ड सॉफ्ट कैरेट भी नहीं दे सकते, बनाना मैश्ड भी नहीं दे सकते, फ्रूट जूस भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये फ्रूट जूस तो आपको 3 ईयर से पहले भी आप दे सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग रहेगी वो रहेगी दाल वाटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दाल वाटर जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक चाइल्ड विद द हेमोडाइमेकल स्टेबल विद द CPAP। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसका ब्रेस्ट फीडिंग जाएगा। सभी साथी, ये कि थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप वाला क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द 4mm ET ट्यूब, यानी कि एक ET ट्यूब है, 4mm की ET ट्यूब है, तो व्हाट द सक्शन कैथेटर साइज इज यूज, यानी कि एक 4mm की ET ट्यूब में कौन से क्या साइज रहेगा कैथेटर्स का, सक्शन कैथेटर का यहाँ पर क्या साइज रहने वाला है। ठीक है, आपको मेरे को यहाँ पर मेमोरी बेस 2 ही ऑप्शन मिल पाए, 10th और 12th, बाकी नहीं मिल पाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आगा 10th फ्रेंच, यानी कि 10 फ्रेंच इसका आंसर आपका जाने वाला है। उसके बाद में देख लीजिएगा, हु डिक्लेयर द कोविड-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी कि WHO। ठीक है, सॉरी हु नहीं, WHO। ठीक है, WHO ने कब डिक्लेयर किया था कि कोविड-19 क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। यहाँ पर आपको डेट दे रखी है 13/1/2020, 30/1/2020, 31/1/2020। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 30/1/2020। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा, QRS कॉम्प्लेक्स टाइम इज, यानी कि जो QRX होता है ECG के अंदर, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स टाइम है वो आपका कितना रहता है। यहाँ पर आपको बड़ा कन्फ्यूजन टाइप का ये सवाल था। इसके अंदर आपके ऑप्शन थे 0.8, 0.12, 0.16, 0.4। ठीक है, और QRS का जो अगर नॉर्मल में अगर टाइम की बात करूँ तो 0.08 से लेकर 0.12 रहता है। तो काफ़ी कैंडिडेट इसी के अंदर कन्फ्यूजन्स हो गए और उन्होंने टिक मार दिया किस पर, 0.8 पर। ठीक है, जिन कैंडिडेटों ने, जिन साथियों ने अगर 0.8 पर क्लिक मारा है तो वो उनका क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 0.12। 0.12 इसका आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, एक ड्रग कैलकुलेशंस का यहाँ पर सवाल था, क्योंकि नोशेट के अंदर हमेशा से ड्रग कैलकुलेशंस का एक सवाल हमेशा आता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ड्रग कैलकुलेशंस 50 ml इन द 15 मिनट, तो करेक्ट फ्लो रेट बताइए। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, फ्लो रेट यहाँ पर पूछा गया था, और बाकी चीज़ आपको ml में बताई गई थी, कितनी मिनट है, टाइम भी आपको यहाँ पर दिया गया था। तो इस प्रकार से इसके जो कैलकुलेशंस के बाद आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि सटीक आंसर बताऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें जो आपका रहेगा आंसर, आपके ऑप्शन थे 150 ml, 50 ml, 200 ml, 100 ml। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 200 ml। ठीक है, 200 ml आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिएगा, डिस्क्राइब द डोज, यानी कि आपको डोज को डिस्क्राइब करना है, जिसके अंदर 200 mg BD अवेलेबल है, डोज 1 ग्राम, यानी कि 0.1 ग्राम डोज है, 200 mg की है, BD आपको देनी है। तो करेक्ट डोज बताइए आप कितनी दोगे, यानी कितनी टैबलेट्स आप दोगे कि वो BD चले। ठीक है, और 0.1 ग्राम की। तो इसमें देख लीजिए, 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 2 टैबलेट। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा शानदार टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था नोशेट की तरफ से। इसको तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा, मॉर्फिन 0.4 mg डिजायर्ड एंड अवेलेबल डोज 1 mg एम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर है 0.14 ml, सॉरी 0.4 ml। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर आपका 0.4 ml यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर साथ साथ करते रहें। यहाँ पर देख लीजिए एक अस्थमा का पेशेंट है, कम इन द इमरजेंसी, यानी कि एक अस्थमा का पेशेंट इमरजेंसी में आता है, उसके विजनिंग है, चेस्ट पेन है, ठीक है। तो उसको आपको क्या देना है और कितने लीटर में उस जो CO2 है वो आपको वो सॉरी जो SpO2 है वो आपको किस दो, यानी कि 2 लीटर दोगे, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, तो आपको यहाँ पर 2 लीटर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एपिकल पल्स 80, रेडियल 65, आइडेंटिफाई द पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट आपको आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर आपको एपिकल पल्स दे रखा है 80 और जो रेडियल है वो आपको 65। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। इसके लिए आपको करेक्ट आंसर जाएगा 15, यानी कि 15 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन के अंदर 15 था वो आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद में देख लीजिए न्यूबॉर्न इन द 1 मिनट अपगार, यानी कि न्यूबॉर्न है जिसका 1 क्या है, अपगार स्कोर है। स्कोर 7 नर्स फाउंड बेबी माउथ कॉर्नर स्टैंड विद द सिक्रेशंस ऑफ द मेकोनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, यानी कि माउथ और नोज का सक्शन करो वरना उसको एपेरेक्सिया निमोथ्रेक्स टाइप कंडीशंस हो सकती है, एस्पिरेशन से भी हो सकता है। उसके बाद में देख लीजिए फंक्शन ऑफ जिंक इन द डायरिया मैनेजमेंट, यानी कि डायरिया के मैनेजमेंट के अंदर जो जिंक का है वो काम क्या है, इंक्रीज द एपिटाइट, ड्यूरेशंस, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, मेंटेन। तो इसका जो जिंक का मेन काम होता है डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना, तो ये क्या करती है, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करती है। उसके बाद में देख लीजिए एक डायरिया चाइल्ड विद द सनकन आई, यानी कि एक डायरिया का बच्चा है जिसकी आईज कैसी है, सन का आईज है, विद द एगरली थ्रस्टी। एगरली थ्रस्टी का मतलब क्या होता है, एगरली थ्रस्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी पीना, यानी कि जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा पानी पी रहा है। वैन प्रोवाइड द मिल्क बेबी, तो ईगरली ड्रिंक है, और जब उस बेबी को मिल्क प्रोवाइड कराते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है। तो इट एंड हैज़ विच टाइप ऑफ, यानी किस टाइप का ये डिहाइड्रेशन है, तो ये आपका डिहाइड्रेशन चल जाता है। इस टाइप का जो डिहाइड्रेशन है वो हमेशा माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर जाता है, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहने वाला है मॉडरेट। मॉडरेट आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम देख लीजिए अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि WHO के अनुसार द लेबर एंड द गाइड बुक व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर का मैनेजमेंट क्या है, गाइड बुक है या लेबर है। तो इसमें जो सभी ऑप्शंस नहीं मिल पाए तो इस वजह से जो भी ये ऑप्शन था पुशिंग विद द वेल्सुलवा मेन्यूआर, तो ये इसका आपका क्या था, करेक्ट आंसर था। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आपको देख लीजिएगा कि एक पेशेंट है हाउ हैविंग द हाइपर वेंटिलेटेड, यानी कि उसे हाउ, यानी कि कैसे हैविंग द हाइपर वेंटिलेटेड एंड द CO2 लेवल इज बिलो रेंज प्रायोरिटी, यानी कि उसका जो CO2 लेवल है वो भी क्या है, बिलो है, और वो हाइपर वेंटिलेटेड है, तो उसको उसकी प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, यानी कि आप उसे पेपर बैग ब्रीथ देंगे या O2 देंगे डायरेक्टली या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपको क्या करना है, पेपर बैग आपको ब्रीथ है उस पेशेंट को देनी है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको ECG दिया गया है, यहाँ पर ECG का आपको चित्र दिया गया है, यानी कि स्ट्रक्चर दी गई है, ये ECG है किसी पेशेंट की। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आर्ट्रियल फ्लूटर हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, सिंस टेकिकार्डिया, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है। उसके बाद में देख लीजिए व्हाट पोजीशन गिवन इन द लंबर, यानी कि लंबर पंक्चर के अंदर कौन सी पोजीशन हम देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो लंबर पंक्चर के लिए आपको पोजीशन है वो जाएगी आपकी लेफ्ट लेटरल, ठीक है, लेफ्ट लेटरल आपकी करेक्ट पोजीशंस रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिए आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया था, काफ़ी कैंडिडेट इसको गलत भी करके आए थे, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट इसके अंदर जो क्लिक है वो चिट्टल फोरसेप्स को क्लिक करके आए थे, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। चिट्टल फोरसेप्स आपका नहीं आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एलिस फोरसेप्स। एलिस फोरसेप्स इसका करेक्ट आंसर आपका जाने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आइडेंटिफाई द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको ये स्ट्रक्चर दी गई है, इसके अंदर आपको पहचानना है कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव का जो रूट है वो आपका क्या रहने वाला है। ये देख लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर 90 डिग्री आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो मतलब कि IV आप दे नहीं सकते, SC आप दे नहीं सकते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IM विद जेट्रैक, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री पर इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड गिवन विच, यानी कि भारत रत्न अवार्ड कौन सी ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा दिए गए थे, 1999 के अंदर,
2024 के अंदर 1989 या फिर 2022। तो करेक्ट आंसर जाएंगे 2024। 2024 का क्या जाने वाला है, करेक्ट आंसर जाने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द ओडीडी फॉर्म। ओडीडी फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, जिसके अंदर ऑप्शन थे आपके क्रीम, बटर, घी, ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑयल। ठीक है, ऑयल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में हाउ टू मेजर द कोर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो कोर बॉडी टेम्परेचर को हम किस प्रकार से मेजर करेंगे। एक्सेप्ट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था एक्सेप्ट का। आपको सारी चीज़ याद होनी चाहिए कि कोर बॉडी टेम्परेचर कैसे मैनेज करते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपके पास ऑप्शन है तो वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा इस हम कोर बॉडी को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। बाकी अगर और भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप सभी के साथ मैं बिल्कुल यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपके पास लेके आऊँगा। तब तक आप ये क्वेश्चंस हैं लगभग 40-50 आपके क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।